अरशद तेज तेज कदम उठाता अपने कमरे की जानिब बढ़ रहा था। जब कमरे के दरवाजे को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो सर झटक कर पीछे हुआ और एक निगाह बंद कमरे के दरवाजे पर डाली और गहरा सांस खारिज करता वापस मुड़ गया। सुनो। जीने उतरते ही उसे एक मुलाजमा सामने से आती दिखाई दी तो उसने उसे पुकारा। जी साहब। वो मुअद्दब सी खड़ी अरशा के सामने आ गई। अमल कहाँ है? उसके अंदाज में झिझक थी। वो जी ऊपर मरियम बीबी के साथ वाले कमरा है जी, वहाँ है अमल बीबी। मुलाजमा ने मुअद्दब अंदाज में बताया तो अरशा ने हाथ के इशारे से उसे जाने का कहा और ख़ुद दोबारा जीने तय करने लगा। कमरे के बाहर पहुंचकर उसने दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया वो खुलता चला गया। सामने ही बेड पर अमल गुमसुम सी बैठी थी। अरशा एक निगाह उस पर डालता अंदर आया और मुड़कर दरवाज़ा लॉक किया, जबकि अमल दरवाज़ा लॉक करने की आवाज़ पर चौंक गई और उसे अपने सामने खड़ा देखकर नासमझी और हैरत से देखने लगी। क्या ड्रामा किया है तुमने मामा के सामने? वो निहायत संजीदा तासुरात लिए अपनी पुश्त पर हाथ बांधे खड़ा पूछ रहा था। अमल अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। क्या? मैंने क्या किया है? क्या कह रहे हैं आप? अर्श की संजीदगी ने उसे यकदम परेशान किया था। मैं तुम पर टॉर्चर करता हूँ? हाँ, मारता पीटता हूँ तुम्हें? बंद कमरे में अरशा की धाड़ती आवाज़ गूंजी थी। नहीं। वो डर कर दो कदम पीछे होती बेड से ठोकर खाकर बेड पर ही जा गिरी थी। अर्श ने उसकी कलाई अपनी गिरफ्त में लेकर दोबारा उसे मुकाबिल खड़ा किया था अपने। फिर मोम को क्यों कहा तुमने ये सब? इस मर्तबा आवाज़ धीमी थी मगर चेहरे पर बला की सख्ती थी। मैंने कुछ नहीं कहा खाला को, वो सफाइयाँ देते बोली थी। तुम जानती हो ये थप्पड़ बहुत अचानक मारा था मैंने, ऐसा नहीं करना चाहता था मैं। उस वक्त यकदम गुस्सा आ गया था मुझे तुम पर और फ़ौरन सॉरी भी कहा था मैंने। फिर मोम को बताने की क्या ज़रूरत थी? जानती हो वो कितना गलत समझ रही हैं मुझे। अरशा ने उसे झिंझोड़ा था। बेसाख्ता अमल की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा खाला को, वो रोते हुए बोली। अर्श ने बेजारी से उसके आंसू देखे। जिंदगी का अजाब बन गई हो तुम मेरी। वो उसे झटके से छोड़ता अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़े बोला। मैंने कुछ भी नहीं कहा। वो अब बेड पर बैठी मिनमिनाई थी। अच्छा रोना बंद करो, वो हुक्मे अंदाज में कहता खुद भी उसके साथ कुछ फासला रखते हुए बेड पर बैठ गया। क्या करूं मैं? कैसे सब ठीक करूं? थक गया हूं मैं सफाइयाँ दे देकर सबको, कभी मामा को तो कभी मरियम को। वो दोनों हाथों में सर गिराए बुड़बुड़ा रहा था। मैं खाला से कह दूंगी कि क्या कहोगी? वो उसे परेशान देखते हुए बोली ही थी कि अर्श ने सर उठाकर उससे पूछा। यही कि वो गलत समझ रही हैं। वो धीमी आवाज़ में बोली। वो गलत नहीं समझ रही हैं, थप्पड़ तो मारा है ना मैंने तुम्हें। वो अमल के चेहरे पर वाज़े उंगलियों के निशानात देखता अपनी गलती तस्लीम कर रहा था, जबकि अमल ने उसके चेहरे पर नदामत साफ देखी। सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा, बस तुम मरियम या किसी और से मत उलझना, वो कहता हुआ उठ खड़ा हुआ था। आपको ये डर क्यों है कि मैं मरियम से लड़ूंगी? अगर इतना ही डरते हैं और फिक्र है मरियम की तो मुझे ना लाते यहाँ फिर। वो खड़ी होकर तिल मिलाकर पूछ रही थी। हाँ है मुझे फिक्र मरियम की, क्योंकि वो तुम्हारी तरह खुद गर्ज नहीं है। वो तुम्हें बर्दाश्त कर रही है मगर तुम किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए समझा रहा हूँ कि मेरे घर वालों से किसी किस्म की बदतमीज़ी मत करना। वो उसे तंबीही अंदाज में मुखातिब था। मैं भी आपकी शायद कुछ लगती हूँ, आप माने या ना माने हमारे रिश्ते को, मगर अब मैं भी आपकी फैमिली का हिस्सा हूँ। मेरी तो फिक्र नहीं करते आप। कोशिश के बावजूद उसकी आवाज़ बुलंद हुई। शुक्र करो कि मेरी माँ ने मुझे तुमसे किसी भी किस्म की ज़्यादती करने को मना किया है, वरना मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आता है। और फिर तुम ज़बान चलाती हो और बहस करती हो ना, दिल चाहता है कि तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दूँ। अमल की बुलंद आवाज़ ने अर्शा के गुस्से को हवा दी थी और अब उसके अंदाज में गुस्सा था। मैं इतनी कोशिश करती हूँ खुद को आपके मुताबिक ढालने की, मगर आपको अभी भी लगता है कि मैं ज़ुबान चलाती हूँ। आपको मैं कभी सही लगी ही नहीं हूँ। वो अर्शा के सामने इस मर्तबा कमज़ोर अंदाज में बोली थी। बहस क्यों कर रही हो अमल? ओके, अब कुछ नहीं कहती, वो झुंझला कर बोला तो अमल ने फ़ौरन ताबेदारी का मुजाहरा किया। देखो, अगर चाहती हो कि मैं तुमसे नरमी से पेश आऊँ तो ख़ुद को थोड़ा बदलो, वरना मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं है। वो अब उसे समझाने वाले अंदाज में मुखातिब था। बात बात पर छोड़ने की धमकी क्यों देते हैं आप मुझे? अर्श की बात का मफहूम अखज़ करती वो दू बदू बोली। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो ढीला पड़ा। बताएं मैं क्या करूं जिससे आप राज़ी हो जाएं? बोलते बोलते अमल की आंखों से आंसू आ गए। रोने क्यों लग जाती हो तुम बात बात पर? एक तो मैं तुम्हारी इस आदत से तंग हूँ,
वो उसे रोता देखकर बेजार हुआ। मरियम के आंसू भी तो प्यार से पहुँचते होंगे ना आप, क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूँ? अमल का अंदाज आम सा था, मगर अर्श को लगा वो तंज कर रही है। मरियम से अपना मुकाबला ना ही करो तो बेहतर है। मैं मरियम से मुकाबला नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक नॉर्मल बात कर रही हूँ। अर्श के टके से जवाब पर वो अपने आंसू हाथ की पुष्ट से पोंछते हुए बोली, देखो अमल, मैं जानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला तुमसे निकाह करने का था, लेकिन प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। आइंदा कभी खुद को और मरियम को मत मिलाना। अर्शा के लहजे में फिर से सख्ती दोहराई थी। आप हमेशा मुझे गलत क्यों समझते हैं? क्योंकि तुम हो ही गलत। ओके, सो जाओ जाकर। वो उसे कुछ भी बोलने का मौका दिए बगैर दरवाजे की जानिब बढ़ते हुए बोला और बगैर उसकी बात सुने कमरे से निकल गया, जबकि अमल ने गुस्से से पास पड़ा ग्लास फर्श पर दे मारा। मुझे तो कुछ समझते ही नहीं, नौकरों के साथ भी इतने अच्छे से बात करते हैं और एक मुझसे इतने गुस्से में बात करते हैं। अर्श का सख्त लहजा उसे अब बहुत चुभता था। वो अब चाहती थी कि अर्शा उससे भी कभी प्यार से बात करे, लेकिन वो था कि उसे देखते ही माथे पर बल डाल लेता था। आखिर ऐसा क्या करूं कि इनका रवैया ठीक हो जाए मेरे साथ? वो पुरसोच अंदाज में बोलते हुए बिस्तर पर ढह सी गई। वो अमल के कमरे से निकलकर मरियम के कमरे में आया था, मगर दरवाज़ा खोलकर जब अंदर दाखिल हुआ तो बेसाख्ता उसके माथे पर बल पड़े। कमरे में नीम अंधेरा था। मरियम बेड पर लेटी शायद सो रही थी। ऐसा उनकी 4-5 साल जिंदगी में पहली मर्तबा हुआ था कि मरियम उसका इंतज़ार किए बगैर ही सो रही थी। अर्शा वापस दरवाज़ा लॉक करता बिना आवाज़ किए ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ा। कलाई पर बंधी घड़ी उतारकर टेबल पर रखने के बाद उसने कमीज़ की जेब से मोबाइल, वॉलेट और गाड़ी की चाबियां निकाली और अब वो अलमारी की जानिब बढ़ा। अपना आरामदेह लिबास निकालकर उसने एक नज़र मरियम को देखा और फिर वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ा दिए, जबकि मरियम, जो कि पहले से जाग रही थी, अर्श की आमद पर आंखें मूंद गई और थोड़ी देर बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर मरियम ने फिर से आंखें बंद कर लीं। एक आंसू उसकी आंख से गिरा था। अर्शा धीरे से चलता बेड की दूसरी तरफ आया और ब्लैंकेट दुरुस्त करता मरियम के करीब होकर लेट गया। अर्शा की भारी आवाज़ बहुत मध्यम थी। मरियम। मजीद करीब होते उसने उसे पुकारा था, मगर मरियम हनूस खामोश रही। मरियम को अपनी पुश्त पर उसका लम्स महसूस हुआ तो उसने ज़ोर से आंखें बंद की। अर्शा जाग चुका था कि वो सोई नहीं है। मरियम जाने किस एहसास के तहत लेटे से उठ बैठी। अर्शा ने बोझल निगाहें उस पर डाली। क्या बात है, अभी तक नाराज़ हैं? अर्शा ने करवट लिए धीमी आवाज़ में पूछा। नहीं, आज मेरा इंतज़ार भी नहीं किया आपने, वो फिर अपने लहजे और अंदाज में नरमी समाये बोला था। मुझे लगा कि आज आप यहाँ नहीं आएंगे। मरियम निगाहें चुराए हुए बोली। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपके पास नहीं आऊँगा? मैं कैसे दूर रह सकता हूँ आपसे? वो अब नरमी से मरियम की कलाई थाम कर उसे भी लेटा चुका था। वो मुझे लगा कि आप अमल। अर्शा ने उसके लबों पर अपनी उंगली रख दी, जिससे उसकी बात अधूरी रह गई। आप हर चीज़ से पहले हैं मेरे लिए मरियम। दुनिया में ऐसी कोई मसरूफियत या कोई चीज़ नहीं जिसको मैं आपसे ज़्यादा अहमियत दूँ। अगर मुझसे कोई पूछे ना कि अर्शा, तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे हसीन दिन, खूबसूरत रात और सुकून दे लम्हा कौन सा है, तो मैं बिला झिझक कहूँगा कि अर्शा की ज़िंदगी में हर वो दिन, हर वो रात हसीन है जिसमें मरियम अर्शा के साथ बिताए हुए लम्हे शामिल हों। अर्शा की ज़िंदगी में बहार और खुशियाँ मरियम अर्शा से हैं। वो धीरे से बोलते हुए मरियम के बालों को हाथों से सहला रहा था। आपकी अच्छाई, साफ नीयत, फर्माबरदारी और मोहब्बत ने मुझे अपने हिसार में इस कदर मजबूती से जकड़ लिया है कि किसी दूसरी औरत की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। उसकी बातों से मरियम की आंखों में नमी उतरी। क्या हुआ मरियम, प्लीज़? वो एक हाथ आंखों पर रखे रोने लगी, जब अर्शा ने उसका दूसरा हाथ भी चेहरे से हटाकर थाम लिया। शाजी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, वो बोलते हुए सिसक गई। क्या? कुछ नहीं। वो सख्ती से लब होंठों में दबाने लगी। बताएं ना, आप हुक्म करें। अर्शा का अंदाज, उसका लहजा मरियम को कुछ भी कहने से रोक रहा था। वो उस शख्स से कोई शिकवा कैसे कर सकती थी जिसने कभी भी उससे ऊंची आवाज़ में बात तक ना की थी। आप बोलें भी यही कि आपकी ज़िंदगी में मेरे बराबर। वो सिसक रही थी, मज़ीद बोल ना पाई। मैं अपने उस अमल पर आपसे आखिरी सांस तक शर्मिंदा रहूँगा, मगर ये बात आप जान ले मरियम कि आप मेरी मोहब्बत, मेरा मान है, मेरा फ़ख्र है। आपके बगैर अर्शा कुछ भी नहीं। आप खुद की अहमियत को समझें मरियम। आप सोच नहीं सकती कि आप मेरे लिए कितनी अहम है। फिर भी ऐसी बात सोची आपने। सॉरी,
ओहो, सॉरी क्यों कह रही हैं? आप मत जिक्र किया करें किसी और का, मत खुद को अजियत दिया करें। आप ही सब कुछ है मेरा। ऐसे हर मर्तबा रोया करेंगी आप तो मरियम, मैं वो फैसला कर लूँगा जो ठीक नहीं होगा, अमल को छोड़ दूँगा। और आप जानती हैं कि इसे एक रिश्ते के टूटने से कितने रिश्ते खतरे में पड़ेंगे, लेकिन फिर मुझे परवाह नहीं। वो अब चेहरे पर सख्ती लाए बोला, नहीं प्लीज़, ऐसा मैंने कब कहा? आप इतनी अच्छी हैं, मुझे पता है ऐसा आप कभी नहीं कहेंगी, मगर आप जितना अच्छा नहीं हूँ मैं कर जाऊँगा ये फ़ैसला। अगर आप इस तरह फिर रोईं तो। नहीं प्लीज़। मरियम ने अर्श शाह के लबों पर हाथ रखकर उसे बोलने से रोका था। मरियम, मैं मजबूर हूँ। कुछ रिश्ते जब इम्तहान लेते हैं तो मुखलिस शख्स हार जाता है। मैंने वो किया है जो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कभी। अर्शा की आंख से एक आंसू गिरा था। मरियम उसे देखकर तड़प ही गई। सॉरी, बस मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं क्या करूं? मैं भी एक आम औरत हूं। अरे आप तो मेरी जान है। ऐसे ही तो अर्शा दीवाना नहीं है ना आपका। आप में कोई बात है तभी इश्क है ना आप मेरा। मरियम की आंखों में फिर से नमी उतरते देख अर्शा ने उसका माथा चूमते हुए कहा था, आप तो इतनी अच्छी हैं कि मेरे अमल की मुझसे कभी जवाब तलबी तक नहीं की। मेरे और मेरे घर वालों के साथ अभी भी अच्छा रवैया है आपका। मेरे माँ बाप तक से मेरी शिकायत नहीं की। सारी ज़िंदगी मेरा सर अब आपके सामने नहीं उठेगा मरियम। वो सरशारी से बोला था। प्लीज़ ऐसे तो ना बोलें। मरियम को उसकी बात अच्छी नहीं लगी। सच में मरियम, आपने अर्शा को अपना गर्विदा कर लिया है। आप एक बहुत अच्छी हमसफ़र हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आप मिली, वरना अर्शा आपके कहाँ काबिल था। आप हमेशा से ऐसे कहते हैं। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, अरे आप भी तो हमेशा से मुझे अपने हर अमल से मज़ीद अपना दीवाना बना लेती हैं। अब मैं मासूम शरीफ सा आदमी क्या करूं? अर्शा की बात पर मरियम खिलखिला कर हंसी। शाह जी, मुझे अब औलाद नहीं चाहिए। आपकी और अमल की हो जाएगी, बस वही बहुत है। वो सर और निगाहें झुकाए हुए बोली थी। ये कैसी बात की है आपने मरियम? यकीन करें, आपसे मुझे इस किस्म की बात की तवक्को नहीं थी। अर्शा ने अपने सीने से उसका सर उठाते हुए कहा, मरियम, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और आप प्लीज़ मायूस ना हो। मामा मुझे किसी डॉक्टर का कह रही थी, कोई लंदन में है। आपकी रिपोर्ट्स उन्हें ईमेल की हैं मॉम ने, और मॉम काफ़ी पुरुमीद भी हैं। मॉम ने बताया है मुझे। मरियम ने उसकी बात के जवाब में बताया, हम उस डॉक्टर से मिलेंगे, फिर इलाज होगा आपका और इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेंगे। अर्श पुरुमीद होकर बोला था, मगर गारंटी तो नहीं है ना कि इलाज से कुछ होगा। वो शायद हालात से मायूस हो चुकी थी। ये बात गलत है मरियम, आप उम्मीद क्यों छोड़ देती हैं? दिल ख़राब मत करें अपना। जब मॉम इतनी पुरुमीद हैं, जाहिर है उन्हें कोई उम्मीद है तो, वरना आप मामा को जानती हैं कि वो झूठी उम्मीद नहीं दिलाती। क्या सच में इलाज से कुछ होगा? मुझे डर लगता है। उसके चेहरे पर वाज़े डर था। जान, आपने मेडिसन ही तो खानी है, इसमें डरने वाली क्या बात है? परेशान मत हो, वो उसे मुतमईन करते बोला। और अगर फ़ायदा ना हुआ तो? मरियम, आप कामिल यकीन रखें उस ज़ात पर जो सूखे दरख्तों को भी हरा कर देता है। वही हमारी मुसलसल पुकार का जवाब देगा और ज़रूर देगा, मुझे पूरा यकीन है। अर्शा के कहने पर वो भी हल्का सा मुस्कुराई। आपको यकीन है तो फिर मुझे भी यकीन है। देखा क्या, यही तो आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप आगे से बहस नहीं करती, समझाने पर मान जाती हैं। इंशाल्लाह हम उस ज़ात से मांग रहे हैं जिसके घर में देर है अंधेर नहीं, वो हमें ज़रूर नवाजेगा। मरियम को खुद से लगाए वो यकीन से गोया हुआ तो मरियम भी दिल में दुआएं करती जाने कब सो गई। और अर्शा उसकी मासूमियत पर उसे बहुत प्यार आ रहा था। दरवाजे पर होती दस्तक पर हुरैन ने आने वाले को इजाज़त दी, जो खुद अस्पताल जाने को तैयार थी, बस शॉल अपने गिर्द लपेट रही थी। जब अमल इजाज़त मिलते कमरे में दाखिल हुई और दरवाज़ा बंद किया। अस्सलामुअलैकुम खाला। हुरैन, जो कि अब ज़रूरी कागजात अपने बैग में रख रही थी, अमल की आवाज़ पर चौंक कर चेहरा उठाया और उसे देखा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ। वो मुस्कुरा कर कहती अपना बैग एक तरफ रख कर अमल की जानिब मुतवज्जो हो चुकी थी, जबकि अमल उनका इशारा समझती सोफ़े पर उनके पास बैठ गई। खाला, वो अंकल कहाँ हैं? जामिन शाह को कमरे में ना पाकर अमल ने इधर उधर देखते हुए पूछा। वो तो आज सुबह ही किसी ज़रूरी काम की वजह से जल्दी चले गए थे। हुरैन ने बगौर अमल को देखते हुए जवाब दिया। क्या बात है बेटा, कुछ कहना चाह रही हो? वो अमल के चेहरे पर परेशानी देखकर पूछने लगी। जी, वो अर्श ने कुछ कहा है? वो उसकी झिझक महसूस करते पूछ रही थी। नहीं खाला, उन्होंने कुछ नहीं कहा। कल भी आपको गलत फहमी हुई, बल्कि वो बहुत अच्छे हैं।
ان کے سوال پر عمل نے فوراً سے عرش کی صفائی پیش کی تو حورین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ وہ عمل تو نہیں تھی جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، بلکہ بہت بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ اچھا پھر کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ انہوں نے بات تبدیل کی۔ وہ مجھے ماما بابا کے پاس جانا ہے، وہ سر اور نگاہیں جھکائے ہوئے بولی تھی۔ بولتے بولتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بیٹا روتے نہیں ہیں، میں عرش سے کہتی ہوں کہ وہ تمہیں تمہارے ماما بابا سے ملوا لائے۔ حورین اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولی، نہیں خالہ، انہیں مت کہیں، آپ لے چلیں مجھے۔ عمل نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ کیوں بیٹا، عرش کے ساتھ کیوں نہیں جانا چاہتی؟ شوہر ہے وہ تمہارا، اور مناسب بھی یہی ہے کہ تم دونوں جاؤ۔ حورین اس کی بات پر اسے سمجھاتے ہوئے بولی، لیکن خالہ، عمل کچھ کہتے کہتے رکی۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ۔ عمل کے چہرے کو جانچتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ بولی، جی پوچھیں، تمہیں عرش کے ساتھ رہنا ہے نا، یا پھر؟ انہوں نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑی اور بغور عمل کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ جی خالہ، مجھے عرش کے ساتھ رہنا ہے۔ عمل کے جواب پر حورین نے اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھا۔ اچھی بات ہے، نکاح شادی یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ میں نے عرش کو بھی یہی سمجھایا ہے، تمہیں بھی یہی کہوں گی کہ نکاح چاہے جس حال میں بھی ہوا ہو، اب تم دونوں ایک پاک رشتے میں بندھ چکے ہو۔ عمل، یہ رشتہ جتنا مضبوط ہے نا بیٹا، اتنا ہی نازک بھی ہے۔ تمہیں ابھی بہت زیادہ سمجھداری سے کام لینا ہے۔ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں کہہ رہی تھی اور وہ ان کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی۔ میں کوشش کر رہی ہوں خالہ کہ عرش کے مطابق خود کو ڈھال لوں، مگر وہ تو مریم کے علاوہ کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی۔ بیٹا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی مریم کے ساتھ خود کو کمپیئر مت کرنا۔ میں تمہیں بتاتی ہوں، جب مریم اور عرش کی شادی ہوئی تھی تو مریم عرش کے لیے صرف بیوی تھی، مگر آہستہ آہستہ مریم نے اپنی فرما برداری اور اچھی سیرت سے عرش کا دل جیت لیا، اور اب تمہیں بھی اپنی جگہ بنانی ہے بیٹا۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ میں کوشش کروں گی خالہ، مگر وہ تو ہمیشہ ہی غصے سے بات کرتے ہیں مجھ سے۔ وہ عرش کی بے رخی برداشت کر کر کے مایوس ہو چکی تھی۔ حورین نے اسے بغور دیکھتے ہوئے سوچا، ٹھیک ہو جائے گا وہ، تم فکر مت کرو، اور جاؤ تیار ہو جاؤ، میں عرش کو کہتی ہوں تمہیں لے جائے گا۔ وہ اس کا مایوس چہرہ دیکھتی بولی تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں۔ حورین نے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو اندر آتا عرش حورین کے پاس عمل کو بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک کر وہیں رک گیا۔ عمل کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر عرشا نے اس پر ایک سخت نگاہ ڈالی، جبکہ عمل نے اس کی نگاہوں کا سرد پن محسوس کرتے ہی جلدی سے آنسو پونچھے۔ موم، اگر آپ فری نہیں ہیں تو میں بعد میں آ جاؤں؟ حورین کو دیکھتے عرشا نے دھیمی آواز میں کہا۔ اندر آ جاؤ عرش، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے عام سے انداز میں کہا تو عرش دروازہ بند کرتا آگے بڑھا۔ تم بھی بیٹھو عمل، انہوں نے پہلے عرش سے کہا اور پھر اپنے پاس سے اٹھتی عمل کا ہاتھ تھام کر دوبارہ اسے وہیں بٹھا دیا، جبکہ عرش لب بھینچ کر آگے بڑھا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ عرش، عمل کو اس کے ماما اور بابا سے ملوانے لے جاؤ، حورین نے عرش کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے حکمیہ انداز میں کہا۔ عرش کل رات کی غلط فہمی دور کرنے ان کے پاس آیا تھا۔ ان کے حکمیہ انداز پر اس نے محض سر ہلایا، جبکہ عمل عرش کی آمد پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ جاؤ عمل، تم چادر لے کر آؤ، عرش نے عمل پر سنجیدہ نگاہ ڈالتے ہوئے کہا تو عمل نے پہلے عرش شاہ کو دیکھا اور پھر حورین کو دیکھا۔ دونوں ماں بیٹے کے چہرے پر سنجیدگی دیکھتی وہ اٹھ گئی اور سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔